वो लाइन पोजीशंस जो अल्टरेशन ऑफ लेग्स की वजह से बनती हैं, तो उन पोजीशन के बारे में बात कर लेते हैं। थोड़ी सी हम सारी पोजीशन थोड़ी थोड़ी पढ़ेंगे, क्योंकि हर पोजीशन के अंदर मसल वर्क ऑलमोस्ट जो है वो सेम ही होता है। तो इसमें कौन सी पोजीशन की बात हो रही है? क्लोज स्टैंडिंग की, जिसकी पिक्चर जो है कुछ इस तरीके से यहाँ पर दी गई है। फीट्स जो है वो सिर्फ दिखाए गए हैं। ये क्लोज स्टैंडिंग में जो आपके जो दोनों पाँव हैं वो मिले हुए होते हैं, दोनों लेग जो है वो बिल्कुल करीब करीब होते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है लेग्स आर रोटेटेड इनवर्ड्स एट द हिप सो दैट द मीडियल बॉर्डर ऑफ द फीट्स आर एडजस्टेड। तो जब दोनों लेग्स आपस में मिले हुए होंगे, इनवर्ड रोटेटेड होंगे, तो आपकी मीडियल बॉर्डर्स जो है वो फीट्स के एडजस्टेड मतलब करीब होंगे। ठीक हो गया। मसल वर्क इसमें कौन सा है? लेग के मसल्स जो है वो ज़्यादा काम कर रहे होते हैं इस पोजीशन में बाकी फंडामेंटल पोजीशन से ज़्यादा, क्योंकि बाकी जो फंडामेंटल पोजीशंस होती हैं, स्टार्टिंग पोजीशन होती हैं स्टैंडिंग की, इसके अंदर बीच में थोड़ा सा गैप होता है लेग्स के, इसमें कोई गैप नहीं होता। इसके यूजेस क्या है? द साइज ऑफ बेस ऑफ सपोर्ट इज रिड्यूस, द बैलेंस इज मोर डिफिकल्ट। इसके अंदर जो साइज ऑफ बेस ऑफ सपोर्ट है वो जो कम हो चुका होता है, और इसके अंदर जो इसको पोजीशन को मेंटेन करने में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि आपका जो बेस ऑफ सपोर्ट है वो कम है और आप गिर भी सकते हैं अगर ज़्यादा देर मेंटेन ना कर सके। तो ये किस लिए होती है कि अगर आप, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपके जो पेशेंट है अगर वो नॉर्मल पोजीशन जो है वो ईजिली जो है वो हेल्ड कर सकते हैं, व्हील कर सकते हैं, तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है उनकी प्रोग्रेस के लिए वो थोड़ी सी मुश्किल चीज़ हम उनको देते हैं। तो ऑब्वियसली अगर ज़्यादा बेस ऑफ सपोर्ट के साथ वो स्टैंडिंग पोजीशन इजीली होल्ड कर सकते हैं, तो फिर कम बेस ऑफ सपोर्ट के साथ हम उनको लेके जाएंगे, ताकि उनकी जो स्टैंडिंग पोजीशन का जो पॉस्चर है और जो उनकी स्टैंडिंग पावर है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए। और नेक्स्ट पोजीशन है टो स्टैंडिंग। टो स्टैंडिंग ऑस्पी या में लाजमी आता है, या वाइवा में पूछ लेते हैं, वाइवा में इसके मसल वर्क पूछते हैं सीधा सीधा। और इसके बारे में कभी कभी कहते हैं कि जब एक दफ़ा बोल देते हैं टो स्टैंडिंग करके दिखाएं, और पेशेंट कन्फ्यूज़ हो जाता है, मतलब जो स्टूडेंट है वो उस टाइम पर कन्फ्यूज़ हो जाता है। तो टो स्टैंडिंग में सिंपल सी एक चीज़ है, उसमें कभी कभी पिक्चर पूरी नहीं देते, सिर्फ टोज़ को दिखाते हैं उठा हुआ, और आपको जो रिकग्नाइज करना होता है कि क्या चीज़ है। तो इसमें क्या होता है? हील्स आर प्रेस टुगेदर एंड रेज्ड फ्रॉम द फ्लोर। आपकी जो हील्स हैं वो मतलब सिर्फ आपके पाँव के जो अंगूठे हैं, टोज़ हैं, उसके पास सारी बॉडी का प्रेशर होता है, इतनी सी बात है। मसल वर्क कौन सा होता है? प्लांटर फ्लेक्सर्स ऑफ एंकल जॉइंट। आपके एंकल जॉइंट के जितने भी प्लांटर फ्लेक्सर्स हैं वो सारे काम कर रहे होते हैं, बहुत मतलब सारे, यानी आपकी पूरी बॉडी का जितना भी वेट है 70 80 50 30 वो सारा का सारा जो है आपके प्लांटर फ्लेक्सर्स पर होता है, एंकल के प्लांटर फ्लेक्सर्स पर। और जो है आपके अगेंस्ट द ग्रेविटी जो एक जॉइंट काम कर रहा होता है वो आपकी होती है हील का जॉइंट। आपकी हील एलिवेटेड होती है, आपका जो ये वाला जॉइंट है टखने वाला, वो जो है सबसे ज़्यादा जान लगाकर इस पर काम कर रहा होता है। दिखने में ये जॉइंट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन ये इतनी कैपेबिलिटी रखता है कि आपकी पूरी बॉडी के वेट को होल्ड कर सके अच्छे खासे टाइम तक। इसके फ़ायदे क्या होते हैं कि इसमें बेस ऑफ सपोर्ट जो वो रिड्यूस हो जाता है, आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो बढ़ जाती है। तो ये आपकी पोजीशन को बैलेंस करने के लिए और आपके फुट मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए यूज़ की जाती है। तो ये पोजीशन हम एक्सरसाइज जब करवा रहे होते हैं, तो वो लोग जो फुटबॉलर्स होते हैं ना, उनको एक्सरसाइज हम लाजमी करवाते हैं, ताकि उनके जो लेग्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाएँ, उनके जो फीट्स हैं वो उनके मसल जो है स्ट्रॉन्ग हो जाए, तो ताकि जो आम बंदे जितना काम कर सकते हैं उससे डबल काम कर सकें। और जितनी ज़्यादा मतलब आपको पता है किक्स करने होते हैं ना, तो वो जो बॉल होती है वो इतनी हल्की भी नहीं होती। तो अगर आम इंसान जो 5 मिनट तक उस बॉल को किक करेगा तो 1 महीने तक उठ नहीं सकेगा, दोबारा उसे चलने में डिफिकल्टी होगी, वो शूज़ भी नहीं पहन सकेगा। लेकिन अगर यही काम एक नॉर्मल सा फुटबॉलर करेगा 10 से 15-20 मिनट, तो भी उसके लिए डेली रूटीन की बात बन जाएगी, और वो अपनी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ भी कर सकेगा, और प्लस ये करके वो खुद को ज़्यादा एक्टिव महसूस करेगा, यानी उसको उसके मसल्स जो है वो इतने स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, और होते भी हैं। और हम ये जो एक्सरसाइज है वो इसीलिए करवाते हैं। तो दूसरी चीज़ स्ट्राइड स्टैंडिंग। स्ट्राइड स्टैंडिंग क्या होती है? ये यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर, थोड़े से पाँव खोल के जैसे गुंडे नहीं खड़े होते, ऐसे खड़े होते हैं, उसको कहते हैं स्ट्राइड स्टैंडिंग। इसमें आपके जो लेग्स हैं थोड़े से अबडक्टेड होते हैं, बीच में थोड़ा सा गैप होता है, तो इसमें आपकी जो बेस ऑफ सपोर्ट होती है वो थोड़ी बढ़ जाती है। ठीक है, इसमें कौन से मसल्स काम करते हैं? द लेग्स आर अबडक्टेड सो द हील्स आर फुट लेंथ अपार्ट। चलो ये बात हो गई, आपके लेग्स जो है वो अबडक्टेड होंगे तो आपके जो हील्स हैं वो एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। मसल वर्क इसके अंदर विड्थ बिटवीन द फीट इज़ ग्रेटर देन द पेल्विस ऑफ द अडक्टर्स then the pelvis. The adductors of hips may work to prevent the leg from sliding. आपकी जो हिप के जो एडक्टर्स हैं वो आपके लेग्स को स्लाइड करने से रोकते हैं, यानी अगर आप ज़्यादा टांग फैला लें और स्लिपरी सरफेस हो तो आप फिसल सकते हैं। तो आपके जो एडक्टर्स हैं हिप्स के वो हेल्प करते हैं कि आपको जो फिसलने से बचाएं, आपके स्लाइडिंग मोमेंट्स को फ्लोर पर गिरने से बचाएं। तो आगे क्या है, इफ़ेक्ट और यूजेस क्या हैं? जितनी ज़्यादा बेस ऑफ सपोर्ट बड़ी होगी उतनी ज़्यादा जो है वो आप स्टेबल होंगे, और नॉर्मल से एक्सरसाइजेस फ्रंटर प्लेन में जितनी भी होती हैं वो आप इस पोजीशन में कर सकते हैं। यानी वो बंदा जितना कमज़ोर है, जो नॉर्मल स्टार्टिंग पोजीशन में एक्सरसाइज नहीं कर सकता, तो हम उसकी बेस ऑफ सपोर्ट थोड़ी सी बढ़ा देते हैं कि भाई आप इतनी बेस ऑफ सपोर्ट में ही सही पर कर लें, एक्सरसाइज छोड़नी नहीं है। वॉक स्टैंडिंग, एक कदम आगे की तरफ करके जो है वो आप खड़े होते हैं, उसको हम कहते हैं वॉक स्टैंडिंग। ये बहुत स्टेबल पोजीशन है, इसके अंदर आपकी जो बेस ऑफ सपोर्ट है वो बढ़ जाती है। इसके अंदर क्या चीज़, वन लेग इज प्लेस्ड डायरेक्टली फॉरवर्ड, एक पाँव आपका आगे की तरफ होता है, एक पाँव आपका पीछे की तरफ होता है। मसल वर्क क्या होता है? देयर इज टेंशन ऑन द स्ट्रक्चर्स एंटीरियर टू द हिप। आपके हिप के आगे जितने भी जो मसल्स हैं
उनके अंदर जो सारा प्रेशर पड़ रहा होता है ऑन द काफ मसल्स ऑफ पोस्टीरियर लेग, आपके पोस्टीरियर लेग के काफ मसल्स पर। देयरफॉर द एक्सटेंसर्स ऑफ हिप एंड नी ऑफ दिस लेग स्ट्रांगली मेंटेन द पोजीशन। इसके इफेक्ट एंड यूजेस क्या है? इसका जो बेसिक सपोर्ट है वो यही बात है कि बढ़ जाता है, तो जो आपकी एंटीरियर पोस्टीरियर स्टेबलाइजेशन होती है बढ़ जाती है। तो जितनी भी एक्सरसाइज सजाइटल प्लेन में होती हैं वो आप इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। द रोटेशन ऑफ पेल्विक टुवर्ड द साइड ऑफ फॉरवर्ड लेग इज प्रिवेंटेड बाय द पोजीशन ऑफ बैक लेग। तो आप आगे की तरफ खड़े हुए हैं तो उसके लिए जो आप एक आधा प्रेशर आपके आगे वाले लेग पे, आधा प्रेशर आपका पीछे वाले लेग पे है। तो जो आपके पेल्विस की रोटेशन है, एक पाँव आगे होने की वजह से मतलब ज़्यादा रोटेशन ना हो जाए, वो क्यों उस चीज़ को कौन प्रिवेंट कर रहा होता है? आपका बैक वाला लेग। यानी आपका बैक और आगे वाला लेग, छोटी सी बात जो उन्होंने करनी थी उन्होंने इतना लंबा कर दिया कि आपके एक पाँव आगे होने की वजह से आपके पीछे वाले लेग को सपोर्ट मिल रही है और आपके पीछे वाले लेग की वजह से आपके आगे वाले पाँव को जो है सपोर्ट मिल रही होती है, जैसे कि लेडर पे हम देखते हैं, सीढ़ियों पे हम देखते हैं। और जो नेक्स्ट जो है वो है हाफ स्टैंडिंग, जिसमें आप आधे खड़े होते हैं। यानी एक पाँव आपका होता है किसी चीज़ के ऊपर, जिस तरह के हम सीढ़ियों पर होते हैं, और एक पाँव आपका होता है ज़मीन के ऊपर। तो इसके अंदर आपके हैमस्ट्रिंग मसल्स जो है वो काम कर रहे होते हैं। इसका आपका पूरी बॉडी का जो सपोर्ट है वो एक लेग पर होता है और दूसरा लेग जो है सपोर्ट वैरायटी पोजीशन को सपोर्ट कर रहा होता है। यानी आपका अगर एक पाँव ज़मीन पर है और दूसरा किसी दूसरी चीज़ पर है, तो आपकी बॉडी का जो सारा वजन है, जो आपका लेग ज़मीन पर है, फ्लोर पर है, सीधा है, उसकी तरफ उसके ऊपर जो जा रहा होता है। ये बहुत सारी एक्सरसाइज में काम आती है। तो इसकी जो मसल वर्क है, एडक्टर्स ऑफ हिप, आपके हिप के एडक्टर्स काम कर रहे होते हैं और आपके लंबर साइड फ्लेक्सर्स काम कर रहे होते हैं। आपके मसल्स हैमस्ट्रिंग्स वगैरह जो है वो काम कर रहे होते हैं। ठीक है, आप इसके इफेक्ट्स और यूजेस क्या हैं? द अनसपोर्टिंग लेग इज़ फ्री फॉर मूवमेंट। जो लेग आपके जो बॉडी को, आपका बॉडी का वेट बेयर नहीं कर रहा, वो बॉडी मूवमेंट के लिए जो है वो बाकी जो मूवमेंट्स हैं उनके करने के लिए वो आज़ाद है। ठीक है, एक लेग आपका अनसपोर्टिंग होता है तो उससे आप बाकी मूवमेंट्स कर सकते हैं। जैसे डांसिंग वगैरह में हम देखते हैं कि वन लेग पे खड़े होकर वो बहुत सारे डांस स्टेप्स कर रहे होते हैं। तो उस तरीके की बात है, उस तरीके की पोजीशन होती है जिसमें आपका एक लेग जो है वो फ्री होता है। वो कोई सा भी लेग हो सकता है और जो लेग फ्री होता है एक्सरसाइज जो है वो हम उसी लेग पर परफॉर्म करवाते हैं। ये बात आपने याद रखनी है। अल्ट्रेशन ऑफ ट्रग लेग्स स्कूप स्टैंडिंग, ये देख सकते हैं आप, लेग्स स्टूप स्टैंडिंग। इसके अंदर आप जो है वो आधे झुके हुए होते हैं। ये है स्टूप स्टैंडिंग, जिसमें आपकी आधी बॉडी पूरी की पूरी, इसमें जो बेंड है लेग्स स्टूप में, और यहाँ पे आपकी आधी बॉडी जो है वो झुकी हुई है। ये है फॉल आउट स्टैंडिंग, ऐसा लगता है जैसे आप गिर रहे हैं या आप कोई चीज़ पीछे की तरफ खींच के लेके जा रहे हैं। और ये है लंजेस साइडवेज, जो जिम करते हैं उनको इस वाली पोजीशन के बारे में पता होगा। पहले सारा वेट एक लेग पर होता है, फिर सारा वेट दूसरे लेग पर होता है। तो इनके भी डिफरेंट एक्सरसाइजेस के यूजेस हैं, चलिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसको। हिप्स आर फ्लेक्स्ड एंड ट्रंक, हम लेग्स स्टूप स्टैंडिंग के बारे में पढ़ रहे हैं। द हिप्स आर फ्लेक्स्ड एंड द ट्रंक हेड एंड आर्म्स आर रिलैक्स सो दैट दे हैंग फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड्स। ठीक है, आपके जो हिप जो है वो जो फ्लेक्स होते हैं हल्के से। अब आप बीच में से किसी चीज़ को बिल्कुल मोड़ दें, झुका दें, तो कैसा होगा? आपके आर्म्स और जो हेड है वो जो है वो रिलैक्स होता है और वो लटक रहा होता है आगे की तरफ। यानी आप जो दूसरी आपने स्टैंडिंग पोजीशन देखी है ये वाली, इसमें हाथ जो है वो पूरे पीछे की तरफ है, और जो आपका जो मतलब ये स्टूप स्टैंडिंग जो आप देख रहे हैं ना, इसमें देखिए सिर्फ हाथ पीछे की तरफ है, बंदा झुका हुआ है, आगे की तरफ हाथ पीछे की तरफ है, हेड भी जो है वो स्ट्रेच हुआ हुआ है पूरा, उसके लंबर्स मसल भी स्ट्रेच हैं। जबकि लेग्स स्टूप स्टैंडिंग के अंदर बंदा पूरा मुड़ा हुआ है, उसके गर्दन भी रिलैक्स कर रही है, आर्म्स भी रिलैक्स कर रहे हैं, आर्म्स भी लटके हुए नहीं हैं। ठीक हो गया? तो इसके अंदर डिफरेंस ये है, मतलब आर्म्स भी लटके हुए हैं, मतलब पूरा लेग स्टैंडिंग के अंदर आपके जो लेग्स स्टूप स्टैंडिंग है इसके अंदर सिर्फ आपके लेग्स के मसल्स काम कर रहे होते हैं। आपकी जो अपर बॉडी होती है उसके हेड और आपके जो आर्म्स होते हैं वो लटके हुए होते हैं। ठीक है, वो रिलैक्स कर रहे होते हैं। आपके जो फुट मसल्स होते हैं वो उन्होंने जो है वो फ्लोर की ग्रिप मतलब अगर आपके अपर बॉडी जो है वो सीधी पोजीशन में नहीं है, पैरेलल नहीं है, वो नीचे की तरफ लटक रही है, तो दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी कि हल्के से धक्के से आप जो है वो गिर जाएं, पीछे से आपको हल्का सा धक्का लगे और आप गिर जाएं, क्योंकि आपकी बॉडी का बाकी सारा वजन जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है और वो आपकी बॉडी से थोड़ा सा दूर है। ठीक है, तो इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा काम इस पोजीशन को मेंटेन करने के लिए कर रहे होते हैं वो होते हैं डॉर्सीफ्लेक्सर्स टू स्टेबलाइज द पोजीशन ऑफ द जॉइंट, और आपके इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ फुट और आपका एंकल जॉइंट। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है, इफेक्ट और यूजेस क्या है? ये जो अमाउंट ऑफ फॉरवर्ड फ्लेक्शन इज डिक्टेटेड बाय द टेंशन विच डेवलप्स इन द हैमस्ट्रिंग्स एंड लंबर मसल्स। द पोजीशन में बी यूज टू ट्रेन लोकल रिलैक्सेशन ऑफ अपर बॉडी। हम जो है वो योगा के लिए देखते हैं, एक तो पूरी बॉडी को लिटा कर आपको पहले नील डाउन कर देते हैं और फिर आपकी अपर बॉडी को पूरा ज़मीन के ऊपर ऐसे रिलैक्स करवाने के लिए छोड़ देते हैं कि बस आप ज़मीन के ऊपर लेट जाएं, लाइक जिस तरह हम सजदे में होते हैं तो उसमें यूज़ होती है। सेम चीज़ हम स्टैंडिंग पोजीशन में भी करते हैं, बंदे को पूरा खड़ा कर देते हैं ताकि लेग्स के मसल पे प्रेशर पड़े, और बोलते हैं कि ऊपर की बॉडी को जो वो ढीला छोड़ दें ताकि आपके जो लंबर मसल्स हैं वो खींचें और आपके जो लेग्स के जितने भी मसल्स हैं, आपके हैमस्ट्रिंग्स वगैरह, वो सारे के सारे स्ट्रेच हो जाए, उनमें टेंशन प्रोड्यूस हो और आपके लेग्स जो है थोड़ी सी एक्टिव पोजीशन में आ जाएँ।
तो हम पूरी बॉडी को एक साथ टेंशन नहीं दे सकते। अगर पेशेंट इस काबिल नहीं है कि वो अपर बॉडी पे भी टेंशन ले सके और लोअर बॉडी पे भी टेंशन ले सके, तो हम ऊपर बॉडी की जो है वो रिलैक्सेशन कराते हैं और लोअर बॉडी पर जो है वो स्टैंडिंग पोजीशन इस तरीके से देकर और उनको जो है वो मसल्स को टेंशन प्रोड्यूस करके मसल्स को जो है एक्टिव और जो है वो पावरफुल करते हैं अगर वीक हो तो। स्टूप पोजीशन में क्या होता है, आपके जो सब कुछ सेम है लेकिन जो आपका हेड और आर्म्स हैं वो अलाइनमेंट में होते हैं, लाइक दिस। आपका सर भी सीधा होगा, आपकी बैक भी सीधी होगी और आपके हाथ पीछे की तरफ अलाइन होंगे। उसमें अलाइन नहीं था, ठीक है, इसमें पूरी जो है वो अलाइन होगी। इन दो पोजीशन में ये फ़र्क है। तो इसके अंदर जितने काम आपके लंबर मसल्स करेंगे उतने आपके नेक के मसल्स भी काम कर रहे होंगे, आपके आर्म्स के, आपके शोल्डर के मसल्स भी इसमें काम करेंगे, आपके पेल्विक्स के मसल्स भी इसमें काम करेंगे। मसल्स ऑफ फीट, extensions of knee, longitudinal transverse back muscles and extensions of shoulder, elbow maintain the position against the gravity. Posterior neck muscles भी इसमें काम करेंगे। इसका फ़ायदा क्या है? The strong work of neck and back muscles with stretching of spine which occurs in the horizontal position trains good posture of upper back. ये पोजीशन हम कराटे, जूडो कराटे जिनको करवाते हैं उनको जो है उनको, और जिनकी अगर स्पाइनल सर्जरी होने वाली है या हुई हुई है और उन्हें होने के बाद 1-2 साल से जो है वो बेड पर थे और अब उठ नहीं पा रहे हैं, तो हम ये वाले एक्सरसाइजेस परफॉर्म करवाते हैं ताकि सेंसेशंस जो है ना बैक पर वो वापस आएँ और वो मसल्स जो यूज़लेस हो गए थे उनके अंदर थोड़ी सी टेंशन प्रोड्यूस हो और बॉडी को ये पता चले कि हाँ भाई ये मसल्स भी मौजूद हैं और मुझे इन पर भी काम करना चाहिए। ओके, जस्ट मिनट। ठीक हो गया। तो ये जो है वो डिफरेंट एक्सरसाइज में जो है वो ये पोस्चर, ये पोजीशन जो है वो यूज़ की जाती है बेसिकली किस लिए कि आपके नेक, बैक और आपके स्पाइन के मसल्स को जो है स्ट्रेच किया जाए, ये इसलिए यूज़ की जाती है। यानी जब हम वार्म अप करवाते हैं एक्सरसाइजेज से पहले तो उनमें एक ये पोजीशन भी यूज़ होती है जो आपको होल्ड करनी होती है फॉर 30 सेकेंड्स और इसके जो है आपको 10 वाले 2 सेट लगाने होते हैं, ठीक है। फॉल आउट में जो है वन लेग इज़ प्लेस डायरेक्टली फॉरवर्ड, एक लेग आगे की तरफ होता है और दूसरा लेग 3 फुट लेंथ के पीछे होता है। ये जो 3 फुट मैंने बोला है वो जो थेरेपिस्ट, अगर आप कोई आपके यहाँ के करीब रहता हो या कोई अच्छी सी थेरेपिस्ट की आपके पास क्लिनिक हो नियर बाय तो आप जाके देख सकते हैं। पर मैट्स होते हैं पूरे ज़मीन पर बिछे हुए जहाँ पे वो ट्रीटमेंट करते हैं। तो ज़मीन पे पूरे 3 फीट के जो लेंथ के जो है वो डॉट्स लगे हुए होते हैं जहाँ पे उनको पता चलता है कि पेशेंट को यहाँ पे हमें ट्रीट करना है, इतना जो है फासला होना चाहिए। वैसे टेप लेकर नाप नहीं रहे होते। तो ये 3 फीट्स जो लिखा हुआ है, 3 फुट लिखा हुआ है, ये वहाँ पे उनके पास जो है इस किस्म की स्पेशल मैट्स आती हैं जो हम यूज़ करते हैं। तो आपका एक लेग आगे की तरफ होता है, एक लेग पीछे की तरफ होता है। आपका जो नी होता है वो थोड़ा सा बेंट होता है। तो उसमें मसल्स कौन से काम कर रहे होते हैं? आपके फुट के एक्सटेंसर्स ऑफ फुट मसल्स और आपके एक्सटेंसर्स ऑफ बैक लेग, ट्रंक एंड लेग स्ट्रेट। आपका जो बैक लेग का जो एक्सटेंसर्स है वो किस लिए काम कर रहे होते हैं? ताकि आपका जो ट्रंक है और लेग है उसको स्ट्रेट रख सकें। आपके डॉर्सी फ्लेक्सर ऑफ दिस फुट वर्क टू कीप द हील ऑन द ग्राउंड फ्लोर। आपके जो फुट डॉर्सी फ्लेक्सर जो हैं वो फुट के वो आगे वाले मसल्स के ज़्यादा काम कर रहे होते हैं, पीछे वाले मसल्स के कम। लेकिन बहरहाल ये चीज़ें मेंशन नहीं है तो कोई मसला नहीं है, अगर वो पूछ लें तो आप बता सकते हैं। द हेड एंड ट्रंक मसल विल वर्क टू स्टॉप as in stoop standing, but as there is a degree of rotation and lateral tilt of pelvis away from the forward balance, this maintained by the action of trunk rotators and lumbar muscles। ठीक है, तो ठीक है, ज़्यादा इस पर नहीं कंफ्यूज जाएंगे। द मसल पावर एंड कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड टू होल्ड द पोजीशन इज कंसिडरेबल एज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ स्पाइनल कर्वेचर। जैसे कि मैंने अभी बात की कि जिनको अभी हम जैसे लास्ट पोजीशन में हमने कहा था कि जिनको अगर स्पाइनल इंजरी कोई हुई हो और सर्जरी हुई हो उसके बाद वो ज़्यादा देर तक बेड पर रहे हों तो उनको हम इस तरीके के एक्सरसाइजेस के लिए जो ये वाली मसल्स, ये वाली जो एक्सरसाइजेज है वो करवाते हैं, ये वाली पोजीशंस में लेकर जाते हैं। और ये तो इन्होंने ऐसे ही मतलब दिखाया हुआ है, एक पिक्चर बनी हुई है, पेशेंट ऐसे खड़ा हुआ है। अगर पेशेंट थोड़ा सा इंप्रूव होने लगता है तो हम रेजिस्टेंस यानी पीछे उनको वेट पकड़ा देते हैं हाथ में और कहते हैं कि इस पोजीशन में आपने वॉक करनी है। तो फॉल आउट पोजीशन के अंदर आपकी पूरी बॉडी के ऊपर प्रेशर जाता है, आपके बैक के जो मसल्स हैं उनके ऊपर रेजिस्टेंस आती है, आपके लंबर मसल्स के ऊपर रेजिस्टेंस आती है, आपके लेग के जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है जितना भी उनके सारे मसल्स के ऊपर रेजिस्टेंस आती है और आपके जो मसल्स हैं वो पावरफुल हो जाते हैं। पावरफुल यानी कि वो लॉन्ग टर्म एक्टिविटीज़ भी जल्दी से मतलब जल्दी और ज़्यादा टाइम तक जो है परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें हम जो है लंजेस भी करवाते हैं और लंजेस वाली पोजीशन जो है वो आगे जिस तरह से दी हुई है सेम यही काम आपकी लंजेस की पोजीशन भी करती है। लेकिन समटाइम क्या होता है कि लंजेस की पोजीशन में पेशेंट जो है वो गिर जाते हैं और फिर पोजीशन जो है मेंटेन नहीं कर पाते। पोजीशन ड्राइव्ड फ्रॉम नीलिंग, घुटनों पर बैठने वाली जो पोजीशन है उसे ड्राइव्ड पोजीशन कुछ ये है। नील सिटिंग और ये हाफ नील सिटिंग, ये सेम उस तरीके की, इसमें भी कुछ इस तरीके की चीज़ें चलिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। वैसे आती नहीं है बट पढ़ने में कोई मज़ायका नहीं है। As the case of standing position, only the description and static muscle work to hold the position is given. On the fundamental position is not repeated. The position of the arm are the same as in the standing and बस ठीक है, जो जितने भी मसल जो आर्म्स की जो पोजीशन है जो स्टैंडिंग में थी वही रहेगी इसमें भी।
जैसे कि ये स्ट्रेच स्टैंडिंग को, अगर जो हाफ स्टैंडिंग है, अगर इस बंदे को मैं ऐसे खड़ा कर दूँ तो इसके हाथ जो सीधे हुए हैं वो हमने स्ट्रेच स्टैंडिंग में देखे थे। और ठीक है, दैट्स इट। तो पहली इसमें कौन सी है, नील सिटिंग, घुटनों के बल बैठना। तो इसके अंदर आपके अपर बॉडी के कोई खास मसल काम नहीं करे, लेकिन आपके लोअर बॉडी के लोअर और अपर, मतलब इतने अपर बॉडी के मसल जो वो रिलैक्स होते हैं, आपके लोअर बॉडी के मसल्स जो हैं वो थोड़ा काम कर रहे होते हैं। तो क्या है, द नीज एंड हिप्स आर फ्लेक्स, आपके नी और हिप जो है वो फ्लेक्स होते हैं। पेशेंट सिट ऑन हिज हील्स, पेशेंट जो है वो अपने हील्स के ऊपर बैठता है। द पोजीशन इज समटाइम यूज फॉर स्मॉल चिल्ड्रन बट द मोस्ट फाइंड इट अनकम्फर्टेबल, क्योंकि जो घुटने की जो हड्डी है ना वो ज़मीन पर चुभती है, इसलिए लोग नहीं बैठ पाते। तो वो लोग जिनकी नी सर्जरी हुई हुई होती है ना, तो वो ये पोजीशन नहीं कर पाते। और बाय द वे वो लोग जिनके फैमिली के अंदर बाय बर्थ अगर ऑस्टियोप्रोसिस अगर चलता हुआ आ रहा हो, तो वो बच्चे भी, यानी अभी बड़े नहीं हुए हैं पर वो बच्चे भी जो है इस पोजीशन को अवेल नहीं कर पाते। तो हमें ये देख के पता चल जाता है इनको जेनेटिकली जो है वो ये बोन्स का इशू चल रहा है। तो मतलब इट्स लाइक प्रोफेशनल थिंग। अगर आपको थोड़ा सी आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ हो तो थैंक यू कर दीजिएगा, चलिए ना भी करें, आप बस देख लें, बहुत है, थैंक यू। द नीज एंड हिप्स आर फ्लेक्स सो द पेशेंट, ओके। द ट्रंक प्रोन सिटिंग, अच्छा यहाँ पे सारा जो है शॉर्ट बताया गया है। नील सिटिंग और फिर प्रोन सिटिंग बताया गया है कि बंदा एकदम सीधा बैठा हुआ, फिर जो है सजदे की हालत में, मतलब उल्टा लेटने की तरफ जो है वो मतलब उल्टा लेट गया है, लेकिन जो लोअर बॉडी है वो रिलैक्स नहीं है, वो घुटनों के बल है। तो इसके अंदर कौन सा मसल काम कर रहे होते हैं, द मसल अराउंड द शोल्डर एंड द हिप जॉइंट, क्योंकि जो शोल्डर पे सारा प्रेशर है अपर बॉडी का और जो आपके हिप जॉइंट है उसके ऊपर है। तो मसल आपके शोल्डर के और हिप जॉइंट के काम कर रहे होते हैं, एंड वो क्या कर रहे होते हैं, स्टेबलाइज कर रहे होते हैं आपके लिम्ब को। द फ्लेक्सर ऑफ लंबर स्पाइन प्रिवेंट होलोइंग द बैक, आपके लंबर स्पाइन के जो मसल्स हैं, अब ये कि अगर आप ढीला छोड़ देंगे तो आपकी कमर लटक जाएगी और आपका पेट नीचे की तरफ आ जाएगा। तो आपके जो मसल्स के लंबर स्पाइन के जो मसल्स हैं वो आपकी बैक को स्ट्रेट रखने में हेल्प करते हैं और नीचे की तरफ एक आर्च बना देते हैं और होलो स्पेस को जो है वो मतलब फिल नहीं होने देते। और वर्टिब्रल, ओके ठीक है, फ्लेक्शन यूजेस, ये बहुत कंफर्टेबल सूटेबल पोजीशन है, इसलिए ये रिलैक्सेशन के लिए बहुत बहुत ज़्यादा सूटेबल है। और वो लोग जिनको जो है बैक के जो एक्सरसाइजेस करनी होती हैं जिनको, उनको जो है वो ये पोजीशन हम बताते हैं फॉर डिफरेंट एक्सरसाइजेस, ये पोजीशन यूज़ होती है। मतलब दिस इज़ अ स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ वेरियस अदर एक्सरसाइजेस, वो भी कब, जब आपका पेशेंट जो है वो रिस्पॉन्स करना शुरू कर देता है, उसके अंदर जो है वो थोड़ी सी बेहतरी आना शुरू हो जाती है। ड्राइव पोजीशन फ्रॉम सिटिंग, मतलब यहाँ पे ज़्यादा सारी की सारी पोजीशन इतनी सच एक्सप्लेन नहीं है, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा कि अगर ये हाफ नीलिंग पोजीशन है तो इसके अंदर सारा जो वजन है आपकी नीज़ पर होगा, आपके पेल्विक मसल्स पे होगा, आपके बैक मसल्स पे होगा, आपके शोल्डर मसल्स पे होगा, आपके नेक मसल्स पे होगा, क्योंकि इसमें पूरी बॉडी ही काम कर रही है, सिर्फ आपके जो लेग्स हैं वो रिलैक्सड हैं, ठीक है। तो ये है पोजीशन फ्रॉम सिटिंग। ये वाली पोजीशन बैठने से जो पोजीशन ड्राइव्ड होती हैं तो वो दे आर ऑल्सो ईजिली एक्सप्लेनेबल, और ये आपको खुद भी समझ में आ जाएंगे कि सिटिंग पोजीशन से आप अपने लेग के अल्टरेशन से जो डिफरेंट पोजीशन देख सकते हैं, क्रूक सिटिंग, राइट सिटिंग, लॉन्ग सिटिंग, ETC। चलें थोड़ा सा इसको भी पढ़ लेते हैं। क्रूक सिटिंग, व्हेन सिटिंग ऑन द फ्लोर द नीज आर बेंट सो द फीट आर टुगेदर एंड फ्लैट ऑन द फ्लोर। जब आप क्रूक सिटिंग में होते हैं तो आपकी जो बैक होती है वो स्ट्रेट होती है, आपकी नीज जो है वो बेंट होते हैं, जिस तरह से ये, जिस तरह मार डाला सॉन्ग के अंदर जो है वो एंड में होता है, आपने देखा होगा माधुरी को इस तरह बैठे हुए, बिल्कुल इस तरीके से। और इसके अंदर मसल वर्क कौन से, फ्लेक्सर्स ऑफ हिप वर्क स्ट्रांगली, आपके जो हिप के फ्लेक्सर्स है वो काम कर रहे होते हैं, आपके लंबर रीजन के मसल्स, आपके थाई रीजन के मसल्स, एंड द फ्लेक्सर्स ऑफ नीज एंड प्लैटर फ्लेक्सर्स ऑफ एंकल ऑल्सो वर्क, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स बैक मसल्स, क्योंकि बैक यहाँ पे थोड़ी सी अगर टिल्टेड दिखाई है तो ये आप ये ना समझे कि गलती से ये लकीर टेढ़ी हो गई है बैक की, नहीं, ये आपके लंबर के मसल्स वाकई में इस पोजीशन में आ जाते हैं, इस जो है वो सिटिंग पोजीशन को अवेल करने के टाइम पे। इसके फ़ायदे कौन से हैं, द पेल्विस इज फिक्स्ड विद अ डिक्रीज टिल्ट एंड द लंबर रीजन इज फ्लेक्स्ड सो दैट मूवमेंट कैन बी लोकलाइज इन द अपर ट्रंक। अब इस पोजीशन में अगर पेशेंट कंफर्टेबल है तो आप अपर लिम्ब की कोई भी एक्सरसाइज हो उससे, अब ट्रंक की जो कोई भी एक्सरसाइज है उससे ईजिली करवा सकते हैं। ये पोजीशन ज़्यादा से ज़्यादा हम कब इस्तेमाल करते हैं, कौन सी बीमारी में, हम काइफोलॉर्डोसिस में जो है वो इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आपकी जो थोरैक्स स्पाइन होती है, एक्सटेंसर्स ऑफ थोरैक्स स्पाइन जो होते हैं वो इस पोजीशन को एफिशिएंटली जो है वो क्या कहते हैं कि इसको होल्ड कर सकते हैं, और आपकी ट्रेनिंग में सबसे ज़्यादा ये मसल्स यूज़ हो रहे होते हैं। लॉन्ग सिटिंग, ये देख लीजिए लॉन्ग सिटिंग पोजीशन। तो लॉन्ग सिटिंग पोजीशन के अंदर आपका एक पाँव पीछे होता है और आपका एक पाँव जो है वो आगे होता है। तो इसमें क्या होता है कि द एक्सटेंसर्स ऑफ नीज वर्क टू कॉन्ट्रैक्ट द इंक्रीज टेंशन बिटवीन हैमस्ट्रिंग मसल्स, आपका हैमस्ट्रिंग मसल पे जो टेंशन प्रोड्यूस होगी वो वन लेग पर होगी क्योंकि दूसरा लेग जो है वो रिलैक्स है।
व्हेन द लेग आर अपार्ट द टेंशन इज़ समहाउ रिड्यूस, जब दोनों लेग थोड़े से दूर होते हैं तो उनके बीच में से टेंशन जो है वो ख़त्म हो जाती है। पर ये पोजीशन जो है बहुत से अडल्ट के लिए अनसूटेबल है, वो आप एनाटमी में समझ चुके होंगे। क्रॉस सिटिंग के बारे में बात हो रही है। द सिमिलर होती है बिल्कुल क्रूक सिटिंग के हिसाब से, ये क्रॉस सिटिंग बनी हुई है बिल्कुल मतलब क्रॉस सिटिंग जो है वो क्रूक सिटिंग जैसी ही होती है, बट द एंकल्स आर क्रॉस्ड, द हिप्स आर स्ट्रांगली abducted एंड laterally रोटेटेड। इसके बाद टेंशन ऑन द हैमस्ट्रिंग इज रिड्यूस बट द अडक्टर्स ऑफ हिप आर स्ट्रेच, आपकी जो हैमस्ट्रिंग के बीच में जो टेंशन है वो रिड्यूस हो जाती है, लेकिन जो आपके अडक्टर्स होते हैं हिप के वो जो हैं वो स्ट्रेस हो जाते हैं। साइड सिटिंग की बात हो रही है, जिसमें आप एक तरफ होके जो है वो बैठते हैं, मतलब वन साइडेड। यहाँ पे उसकी पिक्चर आई थिंक नहीं है। लेफ़्ट साइड सिटिंग या राइट साइड सिटिंग, यानी आप अपने बॉडी का सारा जोर एक तरफ डाल लें या दूसरी तरफ डाल लें। बाज़ लोग बैठते हैं दोनों पाँव बेंड कर लेते हैं, लेकिन आधी बॉडी का वजन एक तरफ होता है, आधी का एक तरफ होता है। वो कोई लेफ़्ट की तरफ बैठने जो इजी फील करता है वो लेफ़्ट की साइड पे बैठता है, और जो राइट की साइड पे बैठना इजी समझता है वो उस पर बैठता है। तो जिस भी साइड पे आपकी बॉडी आप बैठे हैं, आपके उस बॉडी के उस साइड के लंबर साइड के फ्लेक्सर ज़्यादा काम कर रहे होते हैं, ताकि क्योंकि वो अब एक तो आपने सारा वजन एक साइड पे दे दिया, लेकिन फिर आपकी बॉडी कोशिश भी कर रही होती है कि आपकी लंबर स्पाइन को सीधा रखे, जो कि हो नहीं पा रहा होता। तो इस चक्कर में आपके लंबर साइड के जो फ्लेक्सर्स होते हैं वो बड़ी मेहनत से जो वो काम कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। द पोजीशन इज़ यूज टू इंक्रीज लेटरल मोबिलिटी ऑफ लंबर स्पाइन। तो अब ये अगर आपने खुद पोजीशन अवेल की है तो ये आपकी मर्ज़ी, लेकिन अगर आपको आपके थेरेपिस्ट ने आपको ये पोजीशन अवेल करने को कहा है और ये मेंटेन करने को कहा है, तो जो भी साइड आपकी वीक है आपको उसी साइड का आपके थेरेपिस्ट ने कहा होगा। तो इससे क्या होता है कि आपकी बॉडी के लेटरल साइड की जो मोबिलिटी है लंबर स्पाइन की वो जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, जिस पे ऑब्वियसली प्रेशर पड़ेगा, उस पर टेंशन प्रोड्यूस होगी, जिस पर टेंशन प्रोड्यूस होगी वो मसल ही एक्टिव होंगे, और वही मसल ऑब्वियसली वीक थे तभी तो एक्टिव करने के लिए जो थेरेपिस्ट ने उन्होंने ये एक्सरसाइज करवाई। हाई सिटिंग, उसके बाद पॉपुलर पोजीशन ऑफ ट्रंक, स्टूप सिटिंग, फॉल आउट सिटिंग, ये रही। तो ये पोजीशन भी लाइंग पोजीशन से जो है वो क्या कहना चाहिए कि निकली हैं, और उसमें जो है वो आपको जो एक्सरसाइज करवानी होती है जिसके अकॉर्डिंग आप जो है वो पोजीशन अवेल करने का पेशेंट को कह रहे होते हैं। तो स्टैंडिंग से अगर आप साइड की तरफ अगर आप एक करवट लेने का बोलते हैं तो वो आपकी साइड लाइंग हो गई, और अगर आप जो है वो क्रूक होने का कहते हुए आपकी क्रूक लाइंग हो गई। तो ये मतलब इसमें ऐसा कोई काम नहीं। इन पोजीशन में ज़्यादातर मसल वर्क जो है वो नहीं होता, जो भी आपका बॉडी का पार्ट जो वेट बियरिंग पार्ट होता है बस वहाँ पे काम हो रहा होता है, तो वहाँ के आपको मसल्स के बारे में पता होना चाहिए, एंड दैट्स इट। तो जो पेपर वर्क के हिसाब से, जो पेपर के और वाइवा के हिसाब से इंपॉर्टेंट थी वो चीज़ हमने पढ़ ली है। फिर भी अगर आप चाहें तो अगर आप कहेंगे तो मैं फिर भी इसकी अगर कुछ चीज़ अगर आप चाहेंगे स्लाइड्स वगैरह के थ्रू तो मैं एक्सप्लेन कर दूँगी। बहरहाल जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो हमने इसमें जो है वो देख लिया। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। और बाकी अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं और मेरी स्लाइड्स अगर चाहते हैं कि मैं वो एक्सप्लेन करूँ बायोमैकेनिक्स की या काइनेसियोलॉजी की कोई भी, या हॉलिस में से आप चाहते हैं कि मैं आपको एमएमटी परफॉर्म करके दूं, तो आप जो है वो मेरी इंस्टा आईडी का लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अभी, तो आप मुझे उसके थ्रू जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मुझे इनबॉक्स कर दीजिएगा, आई विल एक्सप्लेन। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।